कैसे हैं आप लोग? सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए? ओके, गुड. First of all, I would like to thank Joshi sir for inviting me here, and other faculty members of Kautilya. I would like to thank them as well. First of all, I would start with giving my introduction. It will be short and sweet. Okay. So my name is, जैसे आपने recently सुन लिया होगा, प्रिया पाठक. और I am from Satna district, and this is the result of MPPSC 2019. और ये जो रिजल्ट है वो पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट है. काफी मोस्ट अवेटेड रिजल्ट भी था, क्योंकि जो इसकी जो प्रोसेस है वही बहुत ज्यादा डिलेड थी, है ना. तो दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द सेकंड रिजल्ट. बट माय सेकंड अटेम्प्ट वाज 2020, MPPSC 2020. In that exam, I was selected for the post of Deputy Superintendent of Police. और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. अगर मैं अपने बात करूँ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, तो मेरा जो हायर सेकेंडरी है वो हुआ है बायोलॉजी सब्जेक्ट से. उसके बाद मैंने बीएससी किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से. उसके बाद मैं प्रिपरेशन में आ गई थी, और साथ ही साथ मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस. एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने का एक ही रीजन है कि बहुत ही नॉर्मल मेरा जो स्टडी बैकग्राउंड है वो रहा है. एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल है. ऐसी कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं रही है मेरी, कोई शिक्षा ऐसी टेक्निकल नहीं ली है मैंने. ठीक है. अगर आप सब एक सिविल सेवा जब परीक्षा होती है, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, आप सबको देनी है सिविल सेवा की परीक्षा? किस किस को देनी है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए. सब सारे ही हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए. क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए खुद को चूज करना एक ही बहुत करेज वाला काम है. ठीक है. तो आप लोगों ने खुद को इसके लिए लायक समझा है, इसलिए आप सबको बधाइयां. और ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है. ठीक है. अभी आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है. देयर आर 3 स्टेजेस, और तीनों ही बहुत अनसर्टेन स्टेजेस हैं. ठीक है. डरना नहीं है इस प्रोसेस से. एक बार अगर आपने ये सोच लिया है बहुत अच्छे से कि ये एग्जाम आपको देना है, तो बस एक बार रिजल्ट अपना एक पीडीएफ में नाम देखने के बाद ही बाहर निकलना है इस साइकिल से. ठीक है. तो अपने आप को इतना ही स्ट्रांग, इतना ही मोटिवेटेड, और जो भी आपको बीच में स्ट्रगल्स नो डाउट आते हैं, चैलेंजेस बहुत से आते हैं, तो वो आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा. ठीक है. अगर मैं बात करूं अपनी प्रिपरेशन से, तो जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट की थी 2018 से. 2018 में एग्जाम एक्चुअली हुआ था, लेकिन मैं अंडर एज थी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, और करीब 6-7 महीने की प्रिपरेशन ऑलरेडी मेरी हो चुकी थी. 2019 जो है वो मेरा पहला अटेम्प्ट था. इसका एग्जाम जो हुआ है 19 का, ये हुआ है प्रीलिम्स इसका हुआ है 12th of January 2020. इसका मेंस हुआ है मार्च 2021, और इसका इंटरव्यू हुआ है अगस्त-सितंबर 2023. तो यू कैन सी कि कितना छोटा एग्जाम है. बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता है, पेशेंस भी बिल्कुल नहीं रखना है ना. जस्ट अपोजिट है. आपको वेट भी करना है, बहुत पेशेंस रखना है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखना है ना. तो ये सारी ही चीजें बहुत बहुत जरूरी है. दीज आर द वेरी पावरफुल वैल्यूज. पेशेंस, और हम कहते हैं ना टॉपर्स, जब भी हम टॉपर्स टॉक सुनते हैं तो परसिवरेंस, फेथ, होप, स्ट्रेंथ, these are not just the keywords that are being used by the toppers every year. These are the prerequisites to clear the civil services examination. और जब भी आपको कीवर्ड्स ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है कि परसिवरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लाइब्रेरी गए, सुबह उठे लाइब्रेरी गए, 1 घंटा पढ़ा, 4 घंटे चाय पे चर्चा, फिर घर आ गए. ऐसे नहीं करना है. ठीक है. अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको ये एग्जाम के लिए बैठना है, तो आपको इस एग्जाम को क्लियर भी करना है ना.
तो शुरू से लेकर के अपने आप को लास्ट तक मोटिवेटेड रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आपको करना है। आसान है, सिर्फ मुश्किल किस पक्ष से है कि आपको फेलियर से नहीं डरना है। हर एक स्टेज अपने आप में नो डाउट थोड़ा चैलेंजिंग है, प्रीलिम्स अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद हर एक स्टेज के अपने अपने जो छोटे मोटे चैलेंजेस है उनको ओवरकम करना है। प्रैक्टिस से वो सारे ही चैलेंजेस ओवरकम हो जाते हैं। अगर आप इंदौर शहर में रहकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंदौर शहर की अपनी ही खूबसूरती है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं और इस डिस्ट्रैक्शंस के बीच में अपना जो एक गोल है वो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप बिल्कुल फ्रेंडशिप्स मेंटेन कीजिए, बाकी फ्रेंडशिप्स मेंटेन कीजिए, आप मस्ती कीजिए, आप सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है? आप एक्सप्लोर कीजिए लेकिन पढ़ाई आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इंश्योर दैट, है ना? तो जैसे कि हम सबको एग्जाम के बारे में पता है, देयर आर 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स का जो स्टेज है पहला स्टेज है। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो आपने सुना होगा कि यार अभी तो मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ या मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, है ना? ऐसे ही आप कुछ शब्द सुनते होंगे सबसे, आपको ऐसे शब्दों से बचना है। तैयारी जो है होलिस्टिक होती है। प्रिपरेशन का मतलब ही होता है कि आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। सेग्रीगेशन है ही नहीं, ना प्रीलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू है। सेग्रीगेशन सिर्फ एक जगह आता है, कब? जब आपको डेट पता चल जाती है कि इस दिन आपका प्रीलिम्स है, ठीक है? उसके आपको जो प्रिपरेशन है वो पूरी किस में आपको करनी है? डेडिकेट मेंस के लिए डेडिकेट करनी है ना? तो आप जब भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप पूरा ही पढ़ के हुए चले। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेबस होता है। बिना सिलेबस के आपकी तैयारी का कोई डायरेक्शन नहीं है ना? आप रैंडमली किताबें पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, तो इट इज ऑफ नॉट मच यूज, है ना? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने पास सिलेबस रखना है। सिलेबस का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है इस पूरी प्रिपरेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, राइट? तो आपको सिलेबस अपने पास रखना है, अपनी स्टडी टेबल, आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं सिलेबस को बिल्कुल अपने पास ही रखिए ऑल टाइम, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन डायरेक्ट करनी है, राइट? जो कंटेंट है, जैसे बहुत सारा मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, आपको इस पचड़े से भी बचना है कि यार ये वाली नोट्स है मेरे पास, अच्छा तू ये पढ़ रही है या ये पढ़ रहा है, ला मुझे भी दे दे, मैं भी इसको पढ़ लेता हूँ, है ना? ये बहुत होता है। तो आप इस चीज से बचें। इस चीज से बचेंगे कब? जब आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी। आप सारे कंटेंट को एग्जामिन कर सकते हैं लेकिन सारे कंटेंट को फॉलो नहीं कर सकते। सारे कंटेंट को एग्जामिन करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से रिलेट करते हुए अपना कंटेंट तैयार करना है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ नोट्स। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? है ना? सेल्फ नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपको 4 किताबें पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग इन योर नोट्स। फिर आपको रिवीजन के लिए 4 किताबें क्यों पढ़नी है अलग से, राइट? तो जहां तक प्रीलिम्स की बात है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम फर्स्ट स्टेज है। नो डाउट आपकी मेंस की प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है? प्रिपरेशन शुरू करनी है। कैसे? पूरी ही जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको एक बार 3 स्टेप्स होंगे। एक बार आपको रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, बहुत अच्छे से समझना है सिलेबस को, बहुत अच्छे से कंटेंट समझना है। थर्ड इज रिलेटिंग विद द सिलेबस। आपको वो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको सिलेबस से रिलेट करना है, ठीक है? ये 3 स्टेजेस हैं। उसके बाद आता है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग चौथा स्टेप मैंने इसलिए कहा है, कई बार ऐसा होता है हम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं, उससे हम नोट्स बनाते हैं एंड वी एंड अप क्रिएटिंग अनदर लक्ष्मीकांत। ये नहीं करना है आपको। नोट्स शुड अपीयर लाइक नोट्स। आपको किताब नहीं बनानी है। तो वो कब होगा? जब आप ऑलरेडी सिलेबस को समझ चुके होंगे, आपने ऑलरेडी कंटेंट जो है वो समझ लिया होगा, राइट? तो प्रीलिम्स में जैसे 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट के लिए आपको क्या करना है? 10 यूनिट का पहले अपने पास कंटेंट तैयार करना है,
क्या क्या पहली यूनिट है, इसके लिए क्या क्या आपको कंटेंट पढ़ना है, दूसरी यूनिट है इसके लिए क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, और आप जो भी पढ़ रहे हैं इट मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आप अगर पढ़ते भी जाएंगे तो वो क्या होगा, एक साइड से आप पढ़ रहे हैं दूसरे साइड से भूल रहे हैं, वो होता ही है। और एमबीबीएससी का प्रीलिम्स इट इज फैक्चुअल इन नेचर, फैक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और सर्टू से रटने ही पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए फिर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपको उसको रटना ही है, उसको पढ़ना ही है। नोट्स में आपको ऐसी चीजें आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए जो आप एक दिन प्रीलिम्स के 2 दिन पहले भी सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए, ऐसे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं इवन फॉर द प्रीलिम्स, पहला अटेम्प्ट जब आप दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखिए सिलेबस में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग बुक उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स का सिलेबस, राइट। अब क्या होता है कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम जो पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता यार प्री के लिए पढ़ो या मेंस के लिए पढ़ो। आपको अपने एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। जब आप बहुत ब्रॉडली पढ़ते हैं तो होता क्या है कि आप सारा कंटेंट पढ़ लिए होते हैं। जब एक बार आप सारा कंटेंट आपके दिमाग में हो जाता है तो आपका विजन थोड़ा ब्रॉडन होता है, उसकी वजह से आप जो प्रीलिम्स के फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको बहुत फटाफट याद होंगी। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स में ही अटके रह गए तो फैक्ट्स हैं, आप 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़िए, आप कुछ दिन नहीं पढ़ेंगे दोबारा उठाएंगे प्रीलिम्स आपको भूल चुका होगा। इसलिए जरूरी है कि आप मेंस में बहुत फोकस करें। आपका मेंस का मैं आपको बता रही हूँ 2019 का जो भी रिसेंटली रिजल्ट आया है उसमें प्रीलिम्स का कहाँ तक रोल है वो आपको मेंस तक पहुंचा देगा, खत्म। प्रीलिम्स का रोल वहीं पे खत्म, उसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होने वाले हैं। अब आता है मेंस। मेंस में क्या होता है, मेंस 1400 मार्क्स का मेंस है, उसमें वो 1400 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में है, अदर 175 जो है वो आपके हाथ में नहीं है ना। तो हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मेंस को, क्योंकि वो 1400 नंबर का है। आप मेरा रिजल्ट देखेंगे, मेरे टोटल स्कोर है 1066 मार्क्स, उसमें से मेंस में है मेरे 944 और इंटरव्यू में है 122। तो अगर आपका मेंस बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक आप ला सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ये रिजल्ट है वो मेंस के स्कोर की वजह से आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी में आपको रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपको 80-90 नंबर नहीं लाना है, आपको 100 मार्क्स नहीं लाना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। और उस क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि उतनी रिक्वायरमेंट आप कर लें जितनी जरूरी है। आपको वो कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू से। जो भी पुराने साल में जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितना भी पूछा हुआ है, यू शुड बी थरो विद दैट। जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपको वो आने चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। जो भी प्रीवियसली 5-6 साल के पेपर्स हैं आप उठा लीजिए, किताबें आती हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, महावीर की आती है किताब, आप उससे ले लीजिए, पूरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर डालिए। आप देख लीजिए कौन कौन से किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप ये रियलाइज करेंगे कि प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मध्य प्रदेश का है, इवन इफ इट इज अबाउट करंट अफेयर्स वो भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज्यादा है। एक और किताब है उसमें लूसेंट जीके, लूसेंट जीके, इसको अंडरमाइन नहीं करनी है इस किताब को। सारा कंटेंट चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट बुक। आपको रीडिंग करना ही है लूसेंट जीके का, ठीक है। एक आपको कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो आपको बुक्स पढ़ने से आएगी, ठीक है, लेकिन जो सारी चीजें एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगी वो लूसेंट जीके से ही मिलेगी, है ना। तो प्रीलिम्स के पहले आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड किताब है ये लूसेंट जीके। कोई कुछ भी कह दे, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ आपको लूसेंट जीके पढ़ना है, मतलब पढ़नी है। मैंने पढ़ी हुई है, न जाने कितने बार पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। वो कंटेंट मेंस में भी काम आता है, स्पेशली 3 मार्क्स में। 3 मार्कर में कैसे आता है, कोई भी आप टॉपिक देख लेंगे, दीने इलाही पूछ लिया है, दीने इलाही आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा उसमें, है ना। और आपको और भी जैसे क्वेश्चन है, जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन 2019 में पूछा था,
अनवर ए सुहेली, एक क्वेश्चन पूछा था, कोई आइडिया नहीं क्या क्या है, बस नाम देख के ऐसा लग रहा है कोई ना कोई मेडिवल लिटरेचर है, ये नहीं पता है किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको कहीं ये लूसेंट में दिया हुआ था, मैंने कहीं नोट्स में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नोट्स में ऐसा मेंशन कर लिया था मैंने प्रीलिम्स में पढ़ते हुए, और वो लूसेंट में है, वो मुझसे बना नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो था उसमें, ठीक है। तो वो आपको करना क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, लूसेंट जीके ऐसी चीज है कि जहां आप जो भी आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं, यू कैन राइट इट डाउन देयर एंड देयर ओनली, ठीक है। तुरंत आपको वहां लिख लेना है और उसको बार बार पढ़ना है। जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपकी आंखों में एक बार आ जानी चाहिए बस, और उतने में आपका खेल हो जाएगा। अब 4 में से 3 अपने आप एलिमिनेट कर लेंगे, अगर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर जाएगा और आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर अब तक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए एक जो भी आपको अवेलेबल कंटेंट है, आप अगर क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस में जो भी आपके अगर नोट्स प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, जो भी आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आपको उसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो उसमें करंट अफेयर्स के लिए जो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो पढ़ना है, प्लस क्या पढ़ना है आपको, स्पीडी की एक बुक आती है ना, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई कुछ भी कहते आपको पढ़ना है, ठीक है। एक आती है करंट अफेयर्स की परीक्षा दाम की किताब आती है, वो भी आपको पढ़नी है, उसमें सारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी क्लासेस में भी पढ़ रहे होंगे ना, ये किताबें आप पढ़ेंगे आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक ही किताब में दी हुई है ना, तो सारा कंपाइल्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो आपको काम करेगा। फिर आता है टेस्ट आप दीजिए प्रीलिम्स के लिए, जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ही फेवर में आपके प्रीलिम्स होगा, उतना ही श्योरिटी के साथ आप ये कह सकेंगे कि प्रीलिम्स जो है वो हो गया है, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज जो भी आप पढ़ रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके आपको करने जरूरी है, राइट। उसके बाद आता है मेंस 1400 नंबर का है, कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश ही नहीं है, आपको 1400 नंबर के लिए एफर्ट्स आपको देना पड़ेगा। मैं अगर 944 ला सकती हूँ, आप सब भी ला सकते हैं, आपको बस फोकस करना है रिक्वायरमेंट्स जो भी एग्जाम के हैं उस पे, और वो कैसे होगा, सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और उसके अलावा प्रैक्टिस। कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस इज द टॉपमोस्ट प्रायोरिटी, आपको कंप्लीट सिलेबस करना ही है। अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, सारे ही अटेम्प्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये तो आप मान के चलिए कि यू आर डेफिनेटली इनटू द मेंस क्वालिफाइंग लिस्ट, आप बिल्कुल मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप सारा सिलेबस जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अगर आप सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं तो पहला। दूसरा है क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। क्वालिटी वहां कहाँ हेल्प करेगी, आपको आधा या 1 नंबर ज्यादा दिलाने में, ठीक है। एक अदर लोगों से थोड़ा सा एज आपको मिल जाता है, ठीक है। यू विल मेक योर सेल्फ कट अबव द रेस्ट अगर आप क्वालिटी पे इंश्योर करते हैं तो। सेकंड थिंग इज क्वालिटी। थर्ड थिंग इज योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग शुड बी लाइक द एग्जामिनर मस्ट नो हाउ यू नो वट एवर यू हैव रिटन ही शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया हो गया, हमको तो पढ़ने में आ रहा है, उसे आया ना आए वो अपना देख लेंगे, ऐसा नहीं है। उतना ही क्लियर आपको लिखना है। हैंड राइटिंग में बहुत एफर्ट करने की जरूरत कब तक है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आ जाए आपकी हैंड राइटिंग में। बस आपको अक्षर नहीं सुधारने हैं, बस जो को पढ़ने में आ जाना चाहिए। मैंने कई बार ऐसे ऑब्जर्व किया है, कुछ मैंने टेस्ट कॉपीज भी चेक की हुई है पहले, तो मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो जिसने अच्छा लिखा होगा, साफ लिखा होगा, क्लियर लिखा होगा, 1-2 नंबर ज्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी, आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उसकी क्लैरिटीनेस पे भी उतना ही फोकस करना है, राइट। और मेंस के लिए जो कंटेंट है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए जो भी आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उसे पढ़ें, सारा ही आपको पढ़ना जरूरी है जो भी आपको प्रोवाइडेड है। उसके अलावा आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ज्योग्राफी के लिए क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटीज 11th एंड 12th
इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, अब तो बहुत कम इकोनॉमिक्स है, 19 के एग्जाम में पूरा एक पेपर होता है 150 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का, अब सिर्फ एक सिंगल यूनिट है, लेकिन उसमें भी जो भी आपको कंटेंट अवेलेबल किया हुआ है वो आपको पूरा पढ़ना जरूरी है, राइट? तो वो यूनिट कहाँ से कवर होगी? आप एनसीईआरटी पढ़े और जो आपको क्लास नोट्स मिल रहे हैं वो पढ़े, राइट? और सिलेबस में होता क्या है कि कई बार हम ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं आपने क्लास में पढ़ा होता है। अगर आपके पास उसका कंटेंट नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, गूगल कीजिए। सपोज आपके पास नहीं है, चैलेंजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एमपी, सपोज ये क्वेश्चन है, आपके पास ये नहीं है क्लियरली, आप गूगल कीजिए कि चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, आप ये गूगल कीजिए और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक है, सपोज अगर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है कि कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, आप डालिए गूगल में कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स यूपीएससी, आपको 3-4 वेबसाइट्स मिल जाएंगी। उन वेबसाइट्स में चारों विजिट कीजिए, उसमें से अपने अपने हिसाब का कंटेंट छाटिए और आप अपने नोट्स में, क्लास नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आपको अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, राइट? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए भी क्लास नोट्स प्लस 11th एंड 12th एनसीईआरटी। स्पेक्ट्रम की किताब है, स्पेक्ट्रम की किताब थोड़ा नोट्स फॉर्म में है, इसलिए वो बहुत आसान है पढ़ने में, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट जो उसका कुछ सेगमेंट है वो आपको पढ़ना है और वो आपके नोट्स में भी अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा एथिक्स 3 पार्ट में है, साइंस एंड टेक की बात करते हैं। एथिक्स 3 पार्ट में है। एथिक्स में सबसे पहले आता है आपका थिंकर्स। कितने थिंकर्स हैं, किसको पता है? कितने थिंकर्स हैं? 17 है, ठीक है, होंगे फिर, ठीक, 17 थिंकर्स हैं। उसके अलावा सेकंड है अदर यूनिट्स, जिसमें फाउंडेशनल वैल्यूज दी हुई है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड दिया हुआ है, राइट? ये यूनिट है। और दूसरा जो आता है केस स्टडीज, ठीक है? थिंकर्स के लिए, थिंकर्स आपको सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है? और कुछ थिंकर्स में जो इम्पोर्टेंट उनका कॉन्सेप्ट है वो आपको 20 नंबर में पूछ लेता है। 20 नंबर में 2 पन्ने भरने हैं, उसके लिए आपको कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, खुद के पास। 2 साल से प्रीवियसली क्या देखा जा रहा है, आदि शंकराचार्य के बारे में पूछ रहे हैं, और आदि शंकराचार्य के बारे में वर्ड, माया, ऐसे वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, वो पूछ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये तो पता चल जाता है यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये थिंकर्स ज्यादा जो है उनको प्रायोरिटी मिल रही है, ये कंटेंट ज्यादा पढ़ना है, तो उसमें आपको कंटेंट भी इतना होना चाहिए कि 20 नंबर में वो 2 पन्ने आप भर पाए, ठीक है? 20 नंबर का है, अब आपको इसमें स्कोर भी करना है। एथिक्स, एसे और हिंदी बहुत स्कोरिंग है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज किसी में, इन्हीं तीनों में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको जैसे फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, फाउंडेशन वैल्यूज में कौन कौन सी फाउंडेशन वैल्यूज हैं? सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशन वैल्यूज दी हुई है ना एथिक्स के पेपर में, देखा है सिलेबस एथिक्स का क्या क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, वैसे ही बोलना है, हाथ खड़ा करके बोलो भाई। हाँ, ये सारी फाउंडेशन वैल्यूज हैं। इसमें क्या करना है आपको, हर एक फाउंडेशन वैल्यू के बारे में आपको 5 नंबर का कंटेंट आपके पास होना चाहिए अवेलेबल, राइट? इससे क्या होगा, एथिक्स के पेपर में जो फाउंडेशन वैल्यूज हैं वो भी पूछते हैं, अगर आपने प्रीवियसली देखा होगा तो। इनफैक्ट केस स्टडीज में भी कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूडेड है ये आपको लिखना पड़ता है, राइट? तो आपको ये फाउंडेशन वैल्यू, जैसे अभी मैंने पूछ लिया कि कितनी है, बहुत कम लोग बता पा रहे हैं कि ये फाउंडेशन वैल्यूज हैं। सारी ही जो सिलेबस में आपको पता होना चाहिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तीसरा आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी जो पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल केस स्टडी आ रही है। यहाँ पे आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, कैसे केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है, वे ऑफ अटेम्प्टिंग द केस स्टडीज, वहां पे आपको फोकस करना है। अनसीन पैसेज टाइप का अगर आपको दे रखा है तो आप सीधे आंसर वहां से नहीं उतारेंगे, आपको अपना एक राइटिंग स्किल डेवलप करनी होगी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं केस स्टडी में वो आप देख लें, इश्यूज जो हैं, है ना,
तो एक वे ऑफ राइटिंग आप डेवलप कर लीजिए केस स्टडी के लिए, जो आपके लिए सुटेबल लगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम वाले तो कर लेते हैं बहुत आसानी से, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से तो नहीं कर पाते, लेकिन वही अच्छा स्कोर भी करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम लोग टेस्ट देते थे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाते थे। रीजन भी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, उन्हें पता होता है कि हिंदी में है लिख ही लेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को पता है कि कितना भी पढ़ ले नहीं लिख पाएंगे, इसलिए उनको क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है, वो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो आपको पीछे नहीं हटना है, हिंदी में आपको भी एफर्ट देना है हिंदी में उतना ही जितना अंग्रेजी मीडियम वाले दे रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी भी आपको उतनी पढ़नी है, क्योंकि अगर आपने हिंदी सही से लिख ली तो वो स्कोरिंग होगी आपके लिए। जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन है, अगर आपने करेक्ट लिख कर लिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दैट इज व्हाई हिंदी इज स्कोरिंग, राइट। फिर आता है निबंध। निबंध में अगेन हिंदी मीडियम बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, आपको हेल्प करते हैं निबंध अटेम्प्ट करने में। मैंने क्या किया था, या बाकी जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो क्या करते हैं कि पहले से कुछ ऐसे निबंध जो प्रीवियसली पूछे हुए हैं, जो बहुत कॉमन है, टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, उन निबंध के बारे में अपने थॉट्स कुछ डेवलप कीजिए और उन्हें लिखना चालू कीजिए अपने आप कुछ अपनी रीडिंग डाइवर्सिफाई कीजिए, 2-3 किताबें पढ़िए और अपने आप आपको उनको लिखते जाना है। कुछ टाइम में क्या होगा, वो एक कंपाइलेशन आपके पास आ जाएगा। उस कंपाइलेशन में क्या होगा, फिर आप छांट लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको निबंध में लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। तो वो एग्जाम देते टाइम तक क्या हो जाएगा, आपके पास एक क्रिस्प फॉर्म में निबंध आ जाएंगे, वो फिर आप पढ़ के चले जाएं। और जहाँ तक है, बहुत जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा अटर करते हैं कि अगर पर्टिकुलर, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए मैं सजेशन भी देना चाहूंगी, जो कीवर्ड्स हैं उस पर बहुत फोकस करें। जितना आपको अंग्रेजी में पता है उतना ही हिंदी में पता हो। अगर आपको एनवायरनमेंट है तो पर्यावरण सोचने में ज्यादा टाइम ना लगे। ग्लोबल वार्मिंग है तो भूमंडलीय तापन सोचने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। मौसम, जलवायु, इन शब्दों में आपको टाइम ना लगे। तो इस तरह से अपनी जो रीडिंग है, हैबिट है, उसको इस तरह से रखें, ठीक है। दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग एसेज। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि सिलेबस इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैथ्स है, अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक की हुई है, पूरे मार्क्स आपको मैथ्स में मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। जैसे कुछ साइंस, नॉन साइंस बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि कभी ऐसा होता है ना कि साइंस का पेपर है, जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक एज है, ये नहीं सोचना है, उनको भी इक्वली ही पढ़ना होता है। जो कंसेप्ट्स हैं सिर्फ आपको वो क्लियर करने हैं। जैसे कई बार मुझे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल्स मालूम है फिजिक्स में आते हैं, एक दो, कुछ फोर्स से रिलेटेड आ गया, ग्रेविटेशन से रिलेटेड आ गया, है ना। तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूले उसमें लगते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², F इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। 10वीं तक की तो साइंस तो सबने ही पढ़ी होती है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मार्क्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन साइंस में डायनेमिक आते हैं, उनसे घबराना नहीं है। अगर वो आपसे नहीं बन रहे हैं, आपने सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है, तो ये समझ के चलिए किसी से नहीं बन रहा है, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, इट्स फाइन, वो हो जाता है। बाकी आपने जितना पढ़ा हुआ है सिलेबस में, मेक श्योर कि आपके पास जो कंटेंट है, नोट्स है, उसमें से अगर कुछ आ जाए तो वो नहीं छूटना चाहिए। बस आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। इस एग्जाम, ये जो एग्जाम है, अपने ही इसके चैलेंजेस हैं, अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। अगर आपने इस कठिन परीक्षा को अपने लिए चूज किया है तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो जर्नी आसान हो जाएगी अगर आप अपने मन में ये ठान भी रखें कि जो ये एग्जाम है हर कोई निकालता है। पुराने स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छा स्कोर करके गए हैं, आप भी बिल्कुल स्कोर करेंगे अगर आप मेहनत करते हैं। तो जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स हैं
आपने अगर एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप भी इस एग्जाम को बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। और हिम्मत नहीं हारनी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 ही स्टेजेस हैं, हो जाता है, ठीक है ना। आपको बस क्या कहते हैं कि ये जो एक मोटिव लेके जो आप चले होंगे शुरू में कि आपको क्यों करना है, आपका अगर क्यों फैक्टर, वाई फैक्टर बहुत स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल लास्ट तक टिके रहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस इसका आसान है, बस आपको क्या करना है कि कुछ क्लैरिटी रखनी है एग्जाम को लेकर के। बस आपने अगर क्लैरिटी रखी है और अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलती है, ठीक है। और आपने अगर सोचा हुआ है कि करके दिखाना है और इस एग्जाम को क्लियर करना है तो फिर बैकआउट नहीं करना है, अपने आप को ऑप्ट आउट नहीं कर लेना है एग्जाम प्रोसेस से, थोड़े बहुत चैलेंजेस से डर के नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उस चीज को उस दौरान, प्रिपरेशन के दौरान वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर ले जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप एक बेहतर इंसान बन चुके हैं और आपने बहुत सारी चीजें जो प्रोसेस में सीख ली हैं। आपको धैर्य आ जाता है, आपको चैलेंजेस से डील करने की कैपेसिटी आ जाती है, आप एक मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कर चुके होते हैं, राइट। तो कहते हैं ना कि जब देवी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मैं धार क्या, तो वैसी वाली सिचुएशन है। एक बार अगर आप बहुत सोच के इस एग्जाम में एंटर कर गए हैं तो बिल्कुल फिर आपको चैलेंजेस से नहीं डरना है, आसान है, आप कर लेंगे। और जो भी तीनों जो स्टेजेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को अगर आपने फुलफिल कर लिया है तो बिल्कुल आप एक दिन अपने आप को सफल पाएंगे इस परीक्षा में। हम क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रख लेंगे थोड़ी देर बाद। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विथ मी। थैंक यू सो मच।